चलिए बात करते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट फंडामेंटल्स के। हमारे साथ निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। काफ़ी स्ट्रेंथ रही है मार्केट में, 25,000 आ गया निफ्टी पर बात करते करते। अब यहाँ से क्या क्या व्यू रहेगा इस समय इन लेवल्स पर मार्केट पर? अनुज, गुड आफ्टरनून। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक बहुत वॉलेटाइल रहा है अनुज, जैसे आपने कहा। जब निफ्टी करीबन 23-24 हजार के पास था, तो वहां से ट्रम्प की जो टैरिफ इश्यूज हुई थी वो हुई। बीच में जो इंडिया और पाकिस्तान की जो एक मतभेद हुई थी, तो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन दोनों मुद्दों ने हमें दिया था। लेकिन अनुज, यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है कॉल करना, बिकॉज द निफ्टी इज लेस देन अबाउट 10% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो जब यहाँ पे आप 25,000 के आसपास निफ्टी आ जाती है, फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इसको अर्निंग्स ग्रोथ सपोर्ट कर सकती है। द कॉल इज मच इजियर टू टेक जब निफ्टी 21, 22, 22.5, 23 के भी आसपास हो, तो आप आके इसको खेल सकते हैं 1000, 2000, 2500 पॉइंट्स के लिए। लेकिन वंस इट गेट्स टू विद इन 5-10% ऑफ ऑल टाइम हाइज, फिर वो चर्चा चालू हो जाती है कि अर्निंग्स ग्रोथ कहाँ से आएगी। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि ये जो लेवल है 25 के आसपास, इट कुड सर्व एज एन इंटरमीडिएट टॉप फॉर द मार्केट टिल द मार्केट इज नॉट कंप्लीटली कन्विंस्ड कि एक अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल आ रही है। आपने अभी चर्चा की अनुज कुछ देर पहले बैंक निफ्टी की, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। अगर आप देखें FY 26 और 27 में, और मैं बैंक निफ्टी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जैसे कि हम जानते हैं 35-40% का इंडेक्स वेट है इसका। अगर हम सारे BFSI स्टॉक्स को एक साथ ले लेते हो, तो आई डोंट थिंक आपको 12-13% से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ मिलने वाली है अगले 2 साल में। तो वो एक चैलेंज हो जाता है। और उसके चलते ICICI बैंक, HDFC बैंक जो है, वो ऑलरेडी 2.5, 2.6, 2.8 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चले जा चुके हैं। तो यहाँ से वो कितना रीरेट हो सकते हैं, वो देखना है। आईटी में भी एक काफी हद तक अच्छी रैली आ गई। वहां पे भी अगर आप देखें अर्निंग्स ग्रोथ 10-12% ही होगी। कंज्यूमर में भी एक थोड़ी रैली आ गई थी, वहां पे भी आप देख लीजिए अगले 2 साल 10-12% की अर्निंग्स ग्रोथ है। तो इशू ये हो गया अनुज की ये जो रैली आ गई है, दिस इज बेसिकली प्रोजेक्टिंग 10-12% का अर्निंग्स ग्रोथ। तो ये थोड़ा सस्टेनेबल इशू आ सकता है। एंड अगर आप इसको रिलायंस में भी ऐड करते हैं, तो 75% जो आपका मार्केट है, वो आपको 12-13% का अर्निंग्स ग्रोथ देगा। तो उस बेसिस पे क्या आप 25,000 का निफ्टी जस्टिफाई कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन टू आस्क। वो थोड़ा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में है, बट जैसे आपने बहुत सही तरीके से जिक्र किया था कुछ देर पहले अनुज, आई थिंक ये लेवल पे अगर आपके प्रॉफिट्स बने हैं, तो थोड़ा हल्का हो जाना चाहिए। इट्स नो हार्म टेकिंग प्रॉफिट्स ऑफ द टेबल फ्रॉम अ टाइम टू टाइम बेसिस। राहुल, डिफेंस में बहुत मैसिव मूव्स आए हैं। इस लास्ट हफ्ते डिफेंस इंडेक्स 21% ऊपर था और क्लियरली उस वॉर का फ़ायदा हुआ स्टॉक्स को, ना सिर्फ वॉर के टाइम पर, इवन वॉर के बाद भी। अब यहाँ पर लेकिन स्टॉक्स क्या इन प्राइसेस को जस्टिफाई कर रहे हैं? एक बहुत ही ट्रिकी सवाल है यानुज, बिकॉज दिस इज द ओनली सेक्टर, अगर आप पिछले 2 साल में देखें टाइम टू टाइम जब भी ये मार्केट में डिप आता है, ये सब सारे बाकी सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर चुका है। आई थिंक अनुज, जब प्रधानमंत्री ने भी देश को अपना एड्रेस दिया था, जब उन्होंने बताया था कि काफी सारे इंडियन मेड इक्विपमेंट इसमें यूज हुए थे, वो भी एक ट्रिगर पॉइंट था। उसके बाद भी आपने अगले दिन देखा कि डिफेंस स्टॉक्स 10 से 20% ऊपर हो गए थे। बट अनुज, वही प्रॉब्लम आ जाती है कि आप स्टॉक्स ले रहे हैं 6 महीने, 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए। तो अगर आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के रिजल्ट्स देख लेंगे, तो ये क्वार्टर काफी सॉफ्ट था। और ये केस टू केस बेसिस पे होगा अनुज, क्योंकि हम डिफेंस को एक सेक्टर बना देते हैं, बट लाइफ साइकिल ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज वेरी डिफरेंट। जो आम हम जो इक्विपमेंट आर्म फोर्सेस के लिए होता है, या जो नेवी के लिए होता है, या जो एयरफोर्स के लिए होता है, सबकी वर्किंग कैपिटल, सबकी बैलेंस शीट, सबके डेबिटर क्रेडिटर डेज, कैश फ्लो सब अलग अलग होंगे, बिकॉज दे आर नॉट लाइक फॉर लाइक टेक्निकली। बट स्पेसिफिकली अगर आप अगले 2 साल का लेके चले अनुज, मुझे लगता है कि मोटा मोटी आप 15% का ग्रोथ लेके चल सकते हैं इस सेक्टर में, फ्रॉम अ टॉप लाइन परस्पेक्टिव। कहीं कहीं जगह आपको मार्जिन एक्सपेंशन देखने को भी मिलेगी, और अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है कि आपको 18-20% देखने को मिलेगी। ये इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ HAL, BML, BL, डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, पारस, ये जो सारे हमारे 7-8 स्टॉक्स हैं जो अंडर कवरेज है, मैं सबका एग्रीगेट बता रहा हूँ आपको। उस बेसिस पे अगर मैं देखूं अनुज, तो दी स्टॉक्स आर ट्रेडिंग एट अ स्लाइट प्रीमियम टू their 3-year average and a very significant premium to the 5-year average. तो
अगेन जैसे हमने बैंक्स की बात की, नॉट अ बैड प्लेस टू टेक सम प्रॉफिट बुकिंग बिकॉज रैली बहुत शार्प हो चुकी है। बट इस पूरे मार्केट में अगर एक सेक्टर है जहां पे आप आराम से बोल सकते हैं कि अगले 2-3 साल में रेवेन्यू विजिबिलिटी ठीक ठाक है क्योंकि ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, वो डिफेंस है। अच्छा राहुल, गुड आफ्टरनून, वीरेंद्र दिस साइड। ये जैसे ही लग रहा था कि थोड़ा सा टैरिफ वॉर सेटल हो रही है, उसके बाद हम थोड़ा कन्विक्शन के साथ आईटी पे बढ़ रहे थे, लेकिन मूडीज़ के इस एक्शन के बाद अभी यूएस इकोनॉमी को लेकर और थोड़ा सा आईटी की प्राइस परफॉर्मेंस को लेकर बाजार के जहन में आज शंका फिर आ गई हैं। आप कैसे अलाइंड हैं इस वक्त आईटी स्पेस पे, फ्रंट लाइन आईटी पे, मिड कैप आईटी पे? तो वीरू, इफ आई गो बैक टू वेयर वी वर बिफोर द टैरिफ स्टार्टेड, उस वक्त भी अगर आप टॉप 5 कंपनीज को ले लें, टीसीएस, इन्फी, एचसीएल टेक, विप्रो एंड टेक महिंद्रा, ये सारी जो कंपनीज थे, अगर आप 26 और 27 के नंबर्स कंसेंसस के भी देख लीजिए, हमारा छोड़ दीजिए, ब्रॉडली आपको दिखेगा कि ये 8-10% की ही ग्रोथ लेके चल रहे थे सब लोग। मार्जिन एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो नहीं रहा था, जो हो रहा था सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट की वजह से हो रहा था, क्योंकि आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में रुपी भी अप्रिशिएट हुआ है। हालांकि उनके लिए बेहतर यही होता है अगर रुपी डेप्रिशिएट होती। तो आई डोंट थिंक ज्यादा मार्जिन लीवर्स भी हैं। आईटी कंपनीज इज अ गुड हेज बिकॉज दे हैव वेरी हाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू एबिटा, or you can even look at free cash flow to EBITDA. Most of these companies would be between 80% to 120%. तो वो एक रीजनेबल हेज बन जाता है। इसके लिए उनके वैल्यूएशन जो है 20 से 25 टाइम पे सस्टेन हो जाते हैं, इवन इन एन अनसर्टेन एनवायरनमेंट, बिकॉज एटलीस्ट आपको ये आप पीस पे हैं कि आपको डिविडेंड मिल जाएगी, आपको कैश फ्लो मिल जाएगी, तो उसके लिए आप पे कर लेते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज बेस्ट इन क्लास। बट अगर आप ग्रोथ के लिए देख रहे हैं वीरू, इवन बिफोर दिस, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे कि टॉप 5 कंपनीज वो गोइंग टू ग्रो वेरी लार्ज और इन अ वेरी एक्सेलरेटेड वे। हालांकि अगर मिड कैप आईटी कंपनीज देखें जो काफी डिफरेंशिएटेड काम कर रहे हैं, वहां पे मार्केट ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड किया है वीरू, चाहे वो कोफोर्ज हो, परसिस्टेंट हो, वो सारी जो ईआर एंड डीएस स्पेस हो, जो पिछले 1-1.5 साल में काफी अच्छा कर चुकी है। इनफैक्ट 2-3 साल में केपीआईटी, टाटा एलेक्सी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आपको आईटी में रहना ही है, तो I would still be more inclined towards mid cap IT names like Coforge and Persistent as opposed to large cap, because large cap में मुझे इतना on a relative basis मुझे लगता है कि ग्रोथ जो है आपको मिड कैप कंपनीज में 300 से 500 बेसिस पॉइंट्स का डेल्टा ज्यादा मिलेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट, ऑब्वियसली वैल्यूएशन ज्यादा एक्सपेंसिव है मिड कैप में, पर वो उनको जस्टिफाई करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, गुड आफ्टरनून राहुल जी, श्रेया बात कर रही हूँ। हालांकि आपने अपने उत्तर में थोड़ा अर्निंग्स विजिबिलिटी को लेकर जिक्र किया, लेकिन सवाल ये कि स्पेस कौन सा आपको सही लग रहा है, अर्निंग विजिबिलिटी जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, अगर आप डिफेंस स्टॉक्स और डिफेंस स्पेस को छोड़ दे तो आई थिंक अगर हम डिफेंस को छोड़ दें, तो आई थिंक दो ऐसी जगह जहां पे लगता है कि क्लियर अर्निंग्स विजिबिलिटी है। एक है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। हमने हाल ही में काफी सारे होटल कंपनीज और एविएशन कंपनी से बात की, वहां पे कोई डिमांड स्लोडाउन नहीं लग रहा। आई थिंक अगर आप होटल के रूम रेट्स देखें, ऑक्यूपेंसीज देखें, इंडियन होटल्स और शैले के रिजल्ट्स देखें, आई थिंक काफी दे आर टॉप ऑफ द लाइन राइट नाउ एज वेल। एक ही ये इशू हो जाता है, जैसे मैं अनुज के साथ बात कर रहा था वैल्यूएशंस की, इंडियन होटल्स इज नाउ कमिंग टू यू एट अबाउट 30 to 33 टाइम्स ईवी एबिटा 1 ईयर फॉरवर्ड। तो वो थोड़ा अभी एक्सपेंसिव जोन में आ गया है। ऑब्वियसली थोड़ा करेक्ट हुआ है स्टॉक, बट आई थिंक अगर आप अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें, तो मुझे लगता है कि 17-18% की अर्निंग्स ग्रोथ एविएशन और होटल से मिल सकती है। दूसरा स्पेस जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है, जहां पे अर्निंग्स विजिबिलिटी लग रही है, वो है अल्कोहल स्पेस। चाहे वो यूनाइटेड ब्रूरीज हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, रेडिको खैतान हो, आई थिंक दिस लुक्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। आई थिंक जो रिसेंटली हाल ही में इंडो यूके एफटीए अनाउंस हुआ है, उससे डेफिनेटली फायदा होगा। आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ जो यूएनएसपी ने बताया है करीबन 8 से 10% बढ़ेगा। जो उनके मेन प्रोडक्ट्स हैं विस्की के, वो आई थिंक 4-5% कम उनका भाव भी हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज अनदर स्पेस जहां पे काफी हद तक रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है। and NBFCs, not so much banks but NBFCs, I think अगर हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज देखें वहां पे, एंड गोल्ड फाइनेंस, तो चाहे आप मुथूट या मनप्पुरम भी देख सकते हैं। और अगर आप हाउसिंग फाइनेंस में देखना चाह रहे हैं, तो आर टॉप रिकमेंडेशन देयर वुड बी हाउसिंग हडको, व्हिच इज हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एंड इवन समथिंग लाइक एन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पे उनको बैंकिंग लाइसेंस मिल चुकी है। जो हमें लगता है कि जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगा बैंकिंग लाइसेंस का, इनके आरओईज करीबन 300 से 400 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकते हैं। तो
अभी स्टॉक आपको 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे मिल रहा है, हो सकता है कि ये 2.8 2.9 तक भी चला जाए। तो आई थिंक डिफेंस, होटल्स, एविएशन, अल्कोहल आर द की एरियाज, एंड उसके अलावा जैसे मैंने कहा अभी हाउसिंग फाइनेंस एंड गोल्ड फाइनेंस लुक लाइक इंटरेस्टिंग प्लेसेस, जहां पे हमारे ब्रोकरेज हाउस पे हमें लगता है कि काफी हद तक अर्निंग्स विजिबिलिटी। ओके राहुल, ये टू व्हीलर स्पेस में एकदम से हमने काफ़ी शानदार मोमेंटम देखा है, खासतौर से हीरो मोटोकॉर्प में। यहाँ पर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? चारों स्टॉक्स ने अच्छा किया है टू व्हीलर स्पेस में। आपका पैकिंग ऑर्डर क्या होगा? Pecking order, Anuj: Eicher 1, Bajaj Auto 2, Hero 3, TVS 4. That would be the way we would peg it. And predominantly, जैसे मैं अभी पिछले क्वेश्चन का उत्तर दे रहा था, Eicher has the best premium portfolio in the country. और अगर आप ग्रोथ भी देखें, टॉप लाइन ग्रोथ की, सारे जो कंपनीज हैं इस क्वार्टर में भी आपको Eicher का सबसे बेस्ट दिखेगा। मार्जिन लीवर्स ऑब्वियसली बिकॉज रियलाइजेशन ज्यादा होते हैं तो वो ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा किक इन हो जाता है। I think Bajaj is doing a wonderful job not only on the two-wheelers, also on three-wheelers, exports and spares. Anuj, शायद आपके व्यूअर्स सुन के हैरान हो जाएंगे, लेकिन बजाज ऑटो का ऑलमोस्ट 75 to 80% एबिटा आज की डेट में स्पेयर्स, थ्री व्हीलर्स और टू व्हीलर एक्सपोर्ट से आता है। टू व्हीलर इंडिया सेल से उनका एबिटा का कंट्रीब्यूशन बहुत कम हो चुका है। एंड लास्ट ऑफ द लॉट वुड बी टीवीएस। आई थिंक अनुज, एक रैली उस वक्त भी आई थी जब पहला प्रोजेक्शन मॉनसून का था कि दिस माइट बी इन लाइन टू स्लाइटली बेटर देन नॉर्मल मॉनसून फॉर द कंट्री। तो आई थिंक वहां पे भी होल्ड हुआ। एंड आई थिंक हीरो के नंबर्स अगर आप देखें तो इतने कोई खराब नहीं थे। इट वाजंट लाइक इट वाज अ ब्लो आउट सेट ऑफ नंबर्स, इनलाइन नंबर्स थे। बट यहाँ पे कुछ कुछ जगहों पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी है ना अनुज। आई थिंक अगर आप हीरो देख लें, क्या है 14-15 टाइम के आसपास की आपकी पी है। तो आई थिंक अगर वहां पे पी है और डिविडेंड यील्ड आपको 2-2.5% का मिल रहा है, इट्स नॉट अ बैड ट्रेड टू बी गेटिंग इनटू। बट if I'm buying it for a business, I would still stick with more towards Eicher and Bajaj Auto, with Hero being my third in the pecking order. ओके, आयशर और बजाज ऑटो आपकी पहली पसंद। राहुल जी, लेकिन केमिकल स्पेस पर आउटलुक क्या होगा आपका? इस स्पेस ने भी शानदार रिटर्न दिए हैं। एसआरएफ यूपीएल की बात करें तो रिजल्ट्स कैसे लगे आपको, और यहाँ पे आपकी पिकिंग ऑर्डर क्या होगी? आई थिंक जो स्पेशलिटी केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स का जो वक्त था, आई थिंक वो सबसे बेहतरीन वक्त 2020 से 23 के बीच में था। आई थिंक जिस तरह के रिटर्न्स मिले, आई थिंक ये सारे जो स्टॉक्स थे, आपने दो स्टॉक्स का जिक्र किया, एसआरएफ और नवीन, पर इसमें आप विनिती ऐड कर दें, आरती, रोजारी, फाइन, कैमलिन, काफी सारे नाम हैं। दीज वर गिविंग यू रिटर्न्स, ये आई थिंक बिटवीन 4 to 10 बैगर्स बन चुके थे। इसीलिए अगर आप देखें पिछले 2 साल में ये काफी क्वाइट से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अर्निंग्स भी कुछ ज्यादा ग्रो हुए हैं। लेकिन अगर मैं पूरा केमिकल स्पेस देखूं तो मेरा झुकाव, देखिए, एसआरएफ और नवीन आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ फ्लोरिनेशन, जहां पे फ्लोरिनेशन के भाव काफी बढ़ गए थे। आपने ये सिमिलर देखा था गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स में, जब ओलियो केमिकल्स की चर्चा हो रही थी ग्लोबली, और ओलियो केमिकल्स ग्लोबली अच्छा कर रहे थे, तो इंडिया में गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स ने अच्छा कर लिया था। इस वक्त अगर मुझे कोई स्टॉक या कोई पूरा अगर मैं केमिकल्स देखूं तो एग्रो केमिकल्स पे मेरा झुकाव ज्यादा होगा, और वहां पे मेरी टॉप रिकमेंडेशन होगी सुमिटोमो केमिकल्स। आई थिंक रिसेंटली हाल ही में 2-1 क्वार्टर पहले इन्होंने 5 मॉलिक्यूल्स इन लाइसेंस किए हैं अपने जापानीज पेरेंट से। आई थिंक उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सेकंड हाफ FY26 से लेके 27-28 में जाएगा। तो आई थिंक अगले 2-3 साल तक जो सुमिटोमो की अर्निंग्स ग्रोथ होगी, वो आई थिंक पूरे केमिकल्स में, मैं स्पेशलिटी केमिकल्स, इंग्रेडिएंट और एग्केम को मिला के, आई थिंक इट में लैंड अप बीइंग इन द टॉप क्वार्टाइल। उसको छोड़ के आई थिंक इवन कोरोमंडल लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग नेम टू अस, बट बियॉन्ड दैट आई वुड नॉट बी अ वेरी बिग बायर इनटू केमिकल्स राइट नाउ। और सुमिटोमो की एक और बात, उनके रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 24-25% के हैं, जो कि हालांकि आपको ज्यादा केमिकल कंपनीज में इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हैं क्योंकि एमएनसी है, एमएनसी कंपनीज टिपिकली ट्रेड एट अ प्रीमियम, बट आई लाइक द वे दे आर मैनेजिंग देयर कैश फ्लोज एंड गोइंग अबाउट देयर बिजनेस। तो आई थिंक पूरे केमिकल्स में अगर मैं देखूं तो एग्केम और एग्केम में सुमिटोमो एंड कोरोमंडल वुड बी माय 2 टॉप रिकमेंडेशंस। ओके, अच्छा राहुल, आप पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, जैसे जैसे कैपिटल मार्केट्स में एक बार रंगत फिर लौट रही है, अगेन वी आर क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छा मूव है। अब इसमें सारे क्लास हैं, आपके पास इक्विटी एक्सचेंजेस हैं, आपके पास कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं, आपके पास एएमसीज हैं, आपके पास ब्रोकिंग हाउसेस हैं, डिपॉजिटरी हैं। आपका कन्विक्शन है इस प्राइस पे, और अगर हाँ तो कौन सी ब्रांच पे, कौन से स्टॉक्स पे आप कंफर्टेबल हैं?
ये लोग मार्केट में आते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए, बट आप मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स का ही एक पोर्टफोलियो बना के रख सकते हैं. आई थिंक ईदर BSE और NSE, वन ऑफ द टू should be in your portfolio. I'm reasonably indifferent between them. CDSL could definitely be there. आप कोई भी, I think in terms of asset management, you could look at having one between HDFC and Nippon. That would sort of be the tilt. एंड अगर आपको एज अ प्रॉक्सी खेलना है फॉर यूलिप्स, डोंट फॉरगेट कि SBI लाइफ एंड ICICI प्रू लाइफ लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनीज आल्सो हैव अ वेरी लार्ज यूलिप बुक. तो अगर आपको वहां से एक प्रॉक्सी वहां से भी खेलना है, तो यू कैन लुक एट बाइंग वन ऑफ दोज नेम्स एज वेल. सो आई वुड सर्टेनली, एंड आई थिंक अगर आपने ब्रोकिंग का जिक्र किया है वीरू, तो आई थिंक वन कंपनी दैट हैज डन रियली वेल पर्टिकुलरली ऑन द डिजिटल साइड इज एंजल. एंड आई थिंक अगर आप देखें आज की डेट में ऑलमोस्ट ग्रो, Zero Tha or Angel को, I think they have almost 75-80% of the retail market, and I think they're doing a fantastic job, with the way they have gone about their digital technology. तो I think वो भी एक नाम हो सकता है जो आप उस पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं. तो मैंने आपको AMC दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, CDSL दे दिया, एक्सचेंज दे दिया और ब्रोकिंग दे दिया. ये 5-6 स्टॉक्स का एक एक्चुअली पोर्टफोलियो बन सकता है जो आप बना के रख सकते हैं. एंड आई डोंट थिंक यू शुड एवर बी इन अ हरी टू सेल दी स्टॉक्स, बिकॉज वीरू, हम आएंगे, हम चले जाएंगे. ये निफ्टी किसी ना किसी दिन 50,000 भी होगा, शायद हम उस दिन हो ना हो, लेकिन ये मार्केट इवेंचुअली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऊपर ही बढ़ता है. तो हैविंग प्रॉक्सीज लिस्टेड टू दीज कंपनीज इज नॉट अ बैड प्लेस टू बी. नहीं नहीं राहुल, ऐसा नहीं है. भगवान करे आप और मैं 1 लाख भी निफ्टी देखें. बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. मैंने आपसे कुछ स्टॉक्स पूछे थे लेकिन आपने बहुत सारा बता दिया. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपना आउटलुक शेयर करने के लिए.